स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और बात करते हैं सॉलिड्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज के इस लेक्चर में पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। पहले हम लोग रीजन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, पहले रीजन देन टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलिए पहले रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो वो बेसिक डिस्कशन कुछ इस तरह से है कि जैसा कि हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हो, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो क्या होता है, वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है ना। और ये सारे जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है ना। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी सब्सटेंस का इनमें से कुछ भी हो, उसमें एक चीज तो कॉमन है। कॉमन क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एटम्स में होता ही है ना। तो फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो, आपका एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, है ना। तो अब इसके आगे की बात समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात मैंने क्यों की, अब इस चीज को आगे समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन में ही छुपा है किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस की बात करें तो हमें ये पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के मोशंस शो करते हैं। कौन कौन से मोशंस शो करते हैं, दोनों एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोशन की बात करें तो हमें ये पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम में एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है ना, चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट मोशन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के सेकेंड मोशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का सेकेंड मोशन होता है आपका स्पिन मोशन। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पिन मोशन क्या होता है। कुछ बच्चे जानते होंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे कि स्पिन मोशन क्या होता है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो आपका ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना, ये वाला आपको पता है, ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व होता रहता है, इससे तो हम लोग ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक मोशन और भी करता है, वो होता है खुद की एक्सिस पे घूमना। मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये मार्कर आपका इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये इस तरह से, और ये हैंड जो है मेरा न्यूक्लियस है, तो ये जो हैंड के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है, ये तो ऑर्बिटल मोशन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे भी घूमता रहता है, ऐसे 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 खुद के एक्सिस पे घूमता रहता है। मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्चुअल में सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि ऐसे 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 करते हुए घूमता है। मतलब खुद के एक्सिस पे भी घूमता रहता है, स्पिन भी करता रहता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता रहता है, ऑर्बिटल मोशन भी करता रहता है। ठीक है, तो जो वो खुद की एक्सिस पे घूमता है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन। ओके, तो ये था बेसिक डिस्कशन, इतना आप लोगों को क्लियर। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो इसके आगे की बात ये है कि जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वी नो वेरी वेल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, साथ ही ये टू टाइप्स के मोशन भी कर रहा है, स्पिन मोशन भी कर रहा है और आपका ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, टू टाइप्स के मोशन कर रहा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है ना, तो उससे क्या क्रिएट होता है, उससे क्रिएट होता है एक मैग्नेटिज्म, है ना। उससे क्या क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पार्टिकल होने और मोशन करने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका पूरा सब्सटेंस ही मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना।
जिस भी सब्सटेंस में क्या है, अब हर सब्सटेंस में क्या है, हर सब्सटेंस के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस है, और उनमें क्या है, उनमें इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उनके इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट की तरह बिहेव करने की वजह से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सब्सटेंस ही मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस में ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने की टेंडेंसी होती है, या फिर आप ये कहिए कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है, उसके पीछे का जो डीपेस्ट रीजन है वो क्या है, वो है आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन। ओके, तो चलिए ये तो हमारी बेसिक बात हो गई, ये हमारा रीजन हो गया कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। अब इसके आगे की बात हमें क्या करना है, इसके आगे की बात ये है कि अब हमें टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। अब चलिए हम लोग ये जो हमारे 5 कैटेगरीज हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सेकंड है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, 4 है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड फिफ्थ है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो चलिए एक एक करके सभी सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को पहले से भी होगी, है ना, बाकी ये 3 आपके लिए न्यू होंगे। चलिए तो एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स ये आपका वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं। कैसा अट्रैक्शन शो करते हैं? वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में आपको ये बताया गया होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्शन शो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं। अट्रैक्शन शो करते हैं नो डाउट, लेकिन वीक अट्रैक्शन शो करते हैं, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसमें कि क्या हो, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे एक ही क्यों ना हो, चाहे सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो उसके एटम पे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तीसरी बात ये है कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। ठीक है, ये बात समझ में आई कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब मैग्नेट की तरह ये सिर्फ उस वक्त बिहेव करते हैं जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हटा देते हैं तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करते। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है इसका मतलब। जैसे आप करिए क्या, 2 मैग्नेट्स ले लीजिए, मतलब 2 मैग्नेट्स के बीच में एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बस 2 अपोजिट पोल्स को रखिए। तो 2 अपोजिट पोल्स पे होगा क्या, 2 अपोजिट पोल्स को रखने से बीच में क्या होता है, एक तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं इसको बहुत डीप में नहीं बता रही हूँ, मतलब सिंपल वे में अगर बात किया जाए तो क्या होता है कि 2 बार मैग्नेट्स का आप अपोजिट पोल अगर आप रख दीजिए, 2 अपोजिट पोल्स आमने सामने रखिए, तो वहां पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर से अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरह के फील्ड में अगर हम हमारे सब्सटेंस को रखें तो क्या होगा, वो वीकली अट्रैक्शन शो करेगा इस फील्ड के टूवर्ड्स। यहाँ पे हमारा कोई सब्सटेंस है अगर, तो इस फील्ड के टूवर्ड्स ये एक वीक अट्रैक्शन शो करेगा। तो इस तरह के सब्सटेंसेस आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, तो चलिए ये तो आपकी एक सिंपल सी बात हो गई। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है आपके कॉपर 2+, आयरन 3+, क्रोमियम 3+। ओके, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
सब ये सब क्या है, आपके मेटल आयंस है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, सब मेटल आयंस है। तो ये सब सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। आगे जब मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी, आप देखिएगा इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ऑक्सीजन वैसे तो सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। होता तो ये पैरामैग्नेटिक ही है ना। इसके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने इसके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये चीज आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों को बताया गया होगा कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है ना। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बताया गया होगा कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये आपका क्या शो करता है, ये आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है। तो हाँ, इसमें एक नहीं, आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले होंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ। ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं सेकंड है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें की क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के प्रति रिपल्शन शो करते हैं, लेकिन ये रिपल्शन कैसा रिपल्शन होता है, वीक रिपल्शन होता है। ठीक है, वीक रिपल्शन होता है। जैसे आपको 11th में बताया गया होगा कि ये अट्रैक्शन शो करता है, ये रिपल्शन शो करता है, लेकिन अभी आप 12th में आ गए हो तो फिर यहाँ पे आप पूरी बात जानिए कि ये वीकली अट्रैक्शन शो करता है, ये वीकली रिपल्शन शो करता है। ओके। अब अगर हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा है वाटर, सोडियम क्लोराइड, आपका मीथेन एक्सेट्रा। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग डोमेन्स में। अब आप लोग कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम हम लोग तो ये पढ़ने वाले थे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, ये डोमेन्स कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों सब्सटेंसेस के बारे में हमें समझने के लिए एक टर्म होता है डोमेन्स, इसे हमें समझना पड़ेगा। क्या होता है डोमेन्स इन सॉलिड्स, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उन सारे टाइप्स में हम लोग आते हैं। ओके। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ना, मेटल्स और मेटल के कंपाउंड्स, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेटल्स की और मेटल के कंपाउंड्स की दोनों की बात कर रही हूँ। तो उनमें क्या होता है, उनमें अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो क्या होता है, आपके मेटल आयंस होते हैं और साथ ही साथ उनके थ्रू, जो मेटल आयंस के थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किए गए वो होते हैं, है ना। मेटल्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, मेटल आयंस होता है और उनके थ्रू जो भी इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इतना आपको पहले से पता है। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि मेटल के केस में क्या देखा गया है, मेटल के केस में और मेटल के कंपाउंड्स के केस में ये देखा गया है कि जो मेटल आयंस होते हैं ना, वो मेटल आयंस जो होते हैं ना, वो पूरे सब्सटेंस, कंप्लीट सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, एक मतलब दूर दूर नहीं होते हैं, बल्कि उनके केस में ये देखा जाता है कि सारे आयंस, कुछ आयंस क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। कुछ आयंस क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। ये ग्रुप वाली जो बात है मैं आपको एक जनरल लाइफ के एग्जांपल से बताती हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। समझिएगा बात को। मान लीजिए कि कोई एक क्लास है, बड़ी सी क्लास है, पूरा एक हॉल जैसे, ठीक है। अब वहां पे क्या है, 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, 30 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। तो एक तरीका ये हो सकता था कि सारे 30 के 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो सब साथ में बैठते हैं, उनकी सीट लगा दी जाती लाइन से, है ना, पूरा एक प्रॉपर रो बनाया जाता और सब लोग प्रॉपर रो में बैठते। तो एक तरीका ये हो सकता था। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टीचर वहां से अगर चले जाए तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जो है वो आपके क्या करेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। जिनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे, सीट को खींच के किनारे पे ले जाएंगे। 3 बच्चे अपना एक ग्रुप में बैठ गए, फिर 3 बच्चे अपना एक ग्रुप में बैठ गए, 3 बच्चे अपना एक ग्रुप में बैठ गए। तो बच्चों ने क्या किया, जो एक प्रॉपर मैनर में उनको बैठने के लिए बोला गया था, जो रो बना के दिया गया था, उसमें उन्होंने नहीं बैठा। वो अपनी सीट खींच के इधर उधर किनारे किनारे ले गए अलग अलग, और 3 बच्चों ने अपना अपना ग्रुप से बना के बैठ गए। दूर दूर ग्रुप बना लिया, 3 बच्चों ने अलग, 3 बच्चों ने अलग, 3 बच्चों ने अलग, ऐसे करके 10 ग्रुप्स बन गए क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो जो 10 ग्रुप्स बन गए ना, उसमें से आप एक ग्रुप को बोलिए डोमेन, ठीक है। ईच ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर सारे ग्रुप्स को आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डोमेन्स,
उसी सारे ग्रुप्स को आप कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, डोमेन्स। तो इसी तरह से क्या होता है मेटालिक सॉलिड्स में होता है। मेटालिक सॉलिड्स में ये होता है कि जो आपके मेटल आयंस होते हैं ना, वो मेटल आयंस क्या करते हैं, आयंस ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। जैसे ये देखिए इस डायग्राम में देखिए मैंने क्या किया है, ये ऐसे ऐसे जो दिखाया ना, ये एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ये क्या है, ये सब जो आपको अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं ये सब क्या है, मेटल आयंस के ग्रुप है। ये जो एरो एरो मैंने बनाया ये समझिए आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेटल आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, ये जो मेटल आयंस जो होते हैं ये अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो इनके हम लोग ग्रुप को, ये जो एक एक सिंगल सिंगल ग्रुप होता है ना, इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। और ये सारे ग्रुप्स को कलेक्टिवली, इस डोमेन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स। ओके, तो ये जो आपके मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डोमेन होते हैं ना, ये अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे की बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि मैम इनके अंदर डोमेन्स बन जाते हैं मेटालिक सॉलिड्स में, मेटालिक कंपाउंड्स में, कुछ मेटालिक कंपाउंड्स में और मेटालिक सॉलिड्स में डोमेन्स बन जाते हैं और ये डोमेन्स मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये होता होगा कि फिर ये सब जहां भी डोमेन्स पाए जाते हैं उनके लिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन डोमेन होता होगा। तो फिर क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन रीजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के मोशन रीजन नहीं होते वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, है ना। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जहां पे डोमेन प्रेजेंट है, जहां पे डोमेन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो वाला कंपाउंड तो हमारा डोमेन्स की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो क्या वहां इलेक्ट्रॉन का रोल खत्म, इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात नहीं होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन आपके आयंस के अंदर ही तो प्रेजेंट है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अपना मोशन कर ही रहा है। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आपका आयन मैग्नेटिक है और आयन ने ग्रुपिज्म कर ली तो मैग्नेटिज्म तो और बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रोल अब भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन ही है आयंस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, तो उसकी वजह से आयन में अपना थोड़ा मैग्नेटिज्म आ रहा है और आयंस के ग्रुप आयंस ने अपनी ग्रुपिंग कर ली तो मैग्नेटिज्म तो और अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का रोल अब भी है, इलेक्ट्रॉन का रोल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। तो समझने वाली बात क्या थी यहाँ पे, समझने वाली बात जस्ट इतनी थी कि कुछ मेटालिक सॉलिड्स, मतलब कुछ मेटालिक सॉलिड्स, मेटल के कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, ये होता है कि उनके अंदर जो मेटल आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ग्रुपिज्म कर लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर रीजन्स बना लेते हैं। तो उन स्मॉलर रीजन्स को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, उस रीजन्स को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और सारे डोमेन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स। तो इनके अंदर डोमेन्स बनता है। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ये डोमेन जो होता है ये मैग्नेटिक बिहेवियर तो शो करता ही है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता ही है। लेकिन इन सॉलिड्स के अंदर एक चीज ये भी देखा गया है कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा होता, जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा होता, तो इन सारे डोमेन्स का जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने की वो है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करने की टेंडेंसी है, अगर हम उनके डायरेक्शन की बात करें ना, तो सब आयंस का अलाइनमेंट अलग अलग होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ एरो ऊपर की तरफ दिखाया, इसमें नीचे की तरफ दिखाया, इसमें नीचे बगल की तरफ दिखाया, इसमें इस तरफ की तरफ दिखाया। तो इससे क्या होता है, ठीक है आयंस अपना मैग्नेट ग्रुप बना के अपना मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो उस दौरान क्या होता है, सारे के सारे अपना फ्री होते हैं। किसी डोमेन का डायरेक्शन कुछ है, किसी डोमेन का डायरेक्शन कुछ है, तो वहां पे जो भी वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो अपना अलग अलग डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, रैंडमली शो कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे की बात हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके करेंगे और साथ ही साथ अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और क्या होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको डोमेन्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देना चाहती हूँ। वो ये है
कि जस्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, जस्ट मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो एरो होते हैं, ये एरो जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे आयंस को शो करते हैं, है ना। तो अब इसके बारे में ये समझिएगा, इसके बारे में समझने वाली बात ये है कि कभी भी आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो एरो होता है वो एक सिंगल मेटल आयन को बताता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर बहुत सारे ये जो डोमेन्स दिख रहे हैं, इन डोमेन्स के अंदर जो ये आपको बहुत सारे एरोज दिख रहे हैं, वो ये नहीं शो कर रहे हैं कि इस डोमेन के अंदर 3 आयंस है, इस डोमेन के अंदर 3 आयंस है, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक एक डोमेन के अंदर क्या होता है, एक एक डोमेन के अंदर पता नहीं कितने करोड़ों आयंस होते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों आयंस होते हैं, है ना। क्योंकि आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो हमारे सॉलिड का, वो तो बहुत स्मॉलर होता है ना, और वो करोड़ों के नंबर्स में होता है ना। हम लोग तो सिर्फ एरो क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं, समझाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप लोग एक एरो का मतलब एक मेटल आयन मत निकालिएगा। ये एक्चुअल में ये जो एरो बनाया जाता है ना, डोमेन्स के अंदर एरो बनाया जाता है, ये एक्चुअल में हमारे मेटल आयंस के, या फिर आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को शो करता है। जैसे इस डोमेन के अंदर क्या है, बहुत करोड़ों में, पता नहीं कितने करोड़ आयंस हैं, लेकिन इस डोमेन के अंदर जितने भी आयंस हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, वो क्या है, वो इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो एरो बना के दिखाया जाता है ना बच्चों, डोमेन्स के अंदर एरो बनाया जाता है, ये एक्चुअल में एक एक आयन को नहीं शो करता है। ये एरो जो होता है वो एक्चुअल में आपके करोड़ों आयंस, जितने भी आपके डोमेन के अंदर जितने भी आयंस है, उन सारे के सारे आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाता है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 एरोज बना दिया है ना। अगर आप लोग चाहें तो 1 एरोज बना के भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एरो क्या कर रहा है, एरो हमारे मेटल आयन के या फिर आप कह लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को बता रहा है कि इस डोमेन के अंदर जितने भी आयंस है, जितना भी ग्रुप ऑफ आयंस है, उस ग्रुप ऑफ आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये वाला है। अगर कोई एरो नीचे की तरफ है तो आप ये बता रहे हो कि इस डोमेन के अंदर जितने भी आयंस है, चाहे कितने भी करोड़ में आयंस हो, उनका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। इनका क्या है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इनका क्या है, राइट की तरफ है। ओके, तो एरो क्या बताता है, एरो हमारे पार्टिकल्स का, हमारे आयंस का, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, अब आप चाहे सिंगल एरो बना के भी इसको शो कर सकते हैं, चाहे आप डबल एरो बना के शो करिए, चाहे आप ट्रिपल एरो बना के शो करिए। एरो बना के सिर्फ शो करने का सिर्फ सेंस ये होता है कि हम बता रहे हैं कि अलग अलग डोमेन के अंदर जो करोड़ों में ग्रुप ऑफ आयंस है, इसमें जो करोड़ों ग्रुप ऑफ आयंस है, इसमें जो करोड़ों ग्रुप ऑफ आयंस है, अलग अलग डोमेन के अंदर जो आयंस का ग्रुप है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को बताने के लिए होता है, ठीक। अभी आप बहुत से बुक्स में देखेंगे ना, तो आपको सिंगल एरो दिखेंगे, एक डोमेन के अंदर सिंगल एरो दिखेगा, तो भी आप उसे परेशान मत होइएगा कि वो गलत है, गलत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एरो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन के अंदर जितने भी ग्रुप ऑफ आयंस है, करोड़ों ग्रुप ऑफ आयंस जो है ना इसके अंदर, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। काफी ज्यादा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इसको सिंगल आयन समझ के सिंगल आयन ना समझ ले, है ना, सिंगल आयन ना समझ ले, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर के। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक के फील्ड के एब्सेंस में जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्यों नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों होता है, क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करता, जब तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता। तो उसके पीछे का रीजन ये है
कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनके अंदर जितने भी डोमेन्स होते हैं, हर डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग रहता है। अब जब डोमेन्स सारे डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो वो क्या करेगा, वो सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। अब जैसे ये वाला डोमेन है, ये आपका क्या कर रहा है, इधर अगर लेफ्ट साइड पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मान लीजिए राइट साइड पे, इसका लेफ्ट साइड पे, तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट एंटी हो गए ना, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं हर डोमेन के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में चलता रहता है और कोई ना कोई डोमेन एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट करता रहता है। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो ये कब की बात है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तब तक की बात है। लेकिन अगर आप क्या करिए, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ले जा करके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर आप एक बार जहां आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वहां पर अगर ले जा करके एक बार आप रख दीजिए, एक बार वहां पर इसको ले जा करके एक बार आप रख दीजिए, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, कि इसलिए आ जाता है कि जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इनके सारे के सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या कि ये सारे एक एक डोमेन को एक एक सिंगल एरो से दिखाया। मैंने कहा ना आप सिंगल एरो से भी दिखा सकते हैं, तो मैंने सबको सिंगल एरो से दिखा दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के डोमेन्स होते हैं ना, सारे के सारे डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, एक ही तरफ हो जाता है। सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट करने लगते हैं। तो सब के सब एक ही डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक मूवमेंट करने लगेंगे, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट करने लगेंगे, तो क्या होगा, तब तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, वो एक बेस्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये आपके मैग्नेटिक मोमेंट कब शो करना स्टार्ट करते हैं, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, इनके सारे डोमेन्स क्या करते हैं, सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब एक बात और जानिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, वो ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि अगर हम इन्हें एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो उसके बाद ये हमेशा के लिए मैग्नेटिक मोमेंट शो करने लगते हैं। मतलब ये एक परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। तो जितना भी मैंने समझाया यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलियम और क्रोमियम ऑक्साइड। हाँ, एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैंने आपको क्या बताया था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स वीकली अट्रैक्टेड होता है ना। और ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। ओके, तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इनके डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, वो क्या होता है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। देखिए इस चीज को फिर से मैं आपको बताती हूँ, आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। होता क्या है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में क्या होता है कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो 50% डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है और 50% डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब सोचिए अगर क्या होगा अगर 50% लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट करें और 50% डोमेन्स राइट की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट करें, तो वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे ना। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यही चीज है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें डोमेन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं
और एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग लास्ट में आते हैं। लास्ट है हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पहले मैं इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, फिर यहाँ पे आती हूँ बुक इस लैंग्वेज में, समझिएगा। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनमें की क्या होता है, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि कुछ परसेंट डोमेन्स, चलिए हम लोग मान लेते हैं 60 to 70% डोमेन्स, 60 to 70% डोमेन्स क्या होंगे, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट डायरेक्शन पे मैग्नेटिक मोमेंट्स हो करेंगे, और जो बचे हुए 30% डोमेन्स है वो क्या करेंगे, राइट साइड पे, राइट साइड पे मैग्नेटिक मोमेंट को शो करेंगे। ये लेफ्ट राइट वाली बात मैं सिर्फ आपको इजी लगे इसलिए बोल रही हूँ, समझाने के लिए। तो वो क्या होगा, 30% डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, राइट साइड पे होगा। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि चलिए जो 70% लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे हैं, और 30% राइट साइड पे मैग्नेटिक मोमेंट कर रहे हैं, तो 30% जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा हुआ 40% है, मतलब 70 का 30% तो बगल वाले 30 से कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ 40% है उसकी वजह से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ डोमेन्स क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक मोमेंट करते हैं, और कुछ डोमेन्स उनके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट करते हैं। तो ये तो इनको कैंसिल कर दिया, ये मान लीजिए इनको कैंसिल कर दिया, पर इस डोमेन का और इस डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा उसकी वजह से कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका की क्या होता है, जिनका की मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल होता है। इसमें सबसे अच्छा होता है सारे के सारे डोमेन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स है। इसमें क्या करते हैं 50% ऐसे 50% ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हिस्सा एक डायरेक्शन में, कुछ परसेंट बचा हुआ हिस्सा एक डायरेक्शन में। तो इससे क्या होता है, इसमें स्मॉल रहता है, हाई लो स्मॉल, मतलब सॉरी हाई और यहाँ पे तो 0 और यहाँ पे तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, इन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ड्यू टू अनइक्वल नंबर ऑफ domains in parallel and anti-parallel directions, the net magnetic moment is small. Okay, चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो आपके फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम लोग इसमें हीट प्रोवाइड कर दें, इसे हम लोग हीट प्रोवाइड कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फेरी मैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। कब, जब आप इसको हीट कर दोगे। ओके, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Fe3O4, MgFe2O4 एंड Zn Fe2O4। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।